हेलो। चलो मीटिंग स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने सॉलिड स्टेट को थोड़ा सा पढ़ लिया था, उसकी क्लासिफिकेशंस हमने देख ली थी। प्रीवियस दो क्लासेस के अंदर अब तक हमने जितना भी पढ़ा है वो सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से समझने के लिए ठीक है, बट क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं इन टॉपिक्स में से। आज से जो हम सॉलिड स्टेट शुरू करेंगे, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन तुम्हें उस इन टॉपिक्स में से मिलेंगे। तो जो आप सोच कर चलो कि अब जो मेन चैप्टर है वो आज से शुरू होगा, ठीक है बच्चों। जो हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल के बारे में हमने स्टार्ट किया था, ठीक है। तो आज हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल लैटिस जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था कि क्रिस्टल लैटिस क्या होती हैं। क्रिस्टल लैटिस एग्जैक्टली अगर तुम बात करो तो जो भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होती हैं उन्हीं को हम क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की जो मेन प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है? रेगुलर पैटर्न के अंदर हमारे पार्टिकल्स 3 डायमेंशनल स्पेस में अरेंज होते हैं। क्या प्रॉपर्टी होती है? रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन 3 डायमेंशनल स्पेस, ये मेजर प्रॉपर्टी होती है। इसी को हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टल लैटिस। और मैंने लास्ट क्लास में तुम्हें ये भी बताया था कि जो हमारे क्रिस्टल लैटिस होते हैं वो 7 तरीके के क्रिस्टल सिस्टम्स में पाए जाते हैं। कितने तरीके के क्रिस्टल सिस्टम में पाए जाते हैं? 7 तरीके के क्रिस्टल सिस्टम्स में पाए जाते हैं, ठीक है। और ये 7 तरीके के क्रिस्टल सिस्टम के अंदर हमें 14 पॉसिबल वेरिएशंस देखने को मिलती है। तो आज हम क्रिस्टल सिस्टम के बारे में ही जानकारी लेंगे कि ये 7 तरीके के क्रिस्टल सिस्टम जो हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे वो एग्जैक्टली थे क्या, ठीक है बच्चों। ये क्रिस्टल सिस्टम हमारे तुम एनसीईआरटी की बुक खोल के देखोगे तो तुम्हें वहां पर भी मिल जाएंगे। ये हमारे 7 तरीके के क्रिस्टल सिस्टम है। 1 बाय 1 मैं लिखूंगा और ये डिफर किस बेसिस पे करते हैं? इनकी एज लेंथ और इनके एंगल्स के बेसिस पर ये डिफर करते हैं। सबसे पहला क्रिस्टल सिस्टम जो हमें वाइडली स्टडी करना है इस चैप्टर के अंदर वो हमारा कौन सा है? क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, ठीक है। दूसरा क्रिस्टल सिस्टम है हमारा टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम। तीसरा सिस्टम, एक बार मैं सारे क्रिस्टल सिस्टम लिख देता हूं यहां पे, ऑर्थोरोम्बिक। ठीक है। अब जैसा कि मैंने तुम्हें कहा था कि ये जो 7 तरीके के क्रिस्टल सिस्टम है वो किस बेसिस पे डिफर करते हैं? इनकी एज लेंथ के बेसिस पर और इनके एंगल्स के बेसिस पर। एंगल्स कौन से? जो इनके एजेस के बीच में होते हैं, एंगल्स, ठीक है, एंगल्स बिटवीन द एजेस। ठीक है। तो ये एज लेंथ के बेसिस पे, जैसा मैंने लास्ट टाइम एक क्यूबॉइड बनाया था, तो जो क्यूबॉइड होता है हमारा, एक बार फिर देख लेते हैं। ये हमारा क्या बनाया था हमने लास्ट टाइम? एक क्यूबॉइड बनाया था। एक क्यूबॉइड के अंदर ये हमारी एक 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, 3 डायमेंशन की ज्योमेट्री है। 3 डायमेंशन के अंदर हमारे पास 3 एक्सेस होती हैं, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस। इन तीनों एक्सेस को क्यूबॉइड में हम क्या कहते हैं? लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। और इस चैप्टर के अंदर हम जनरली किससे हम डिनोट करेंगे इसे? ए, बी और सी से। किससे डिनोट करेंगे? ए, बी और सी। अब ये जब एज लेंथ या जब सारी की सारी एज लेंथ जब बराबर हो जाएंगी और जब सारे के सारे एंगल्स जो इनके ऑपोजिट एंगल्स हैं, ऑपोजिट साइड पर जो एंगल्स पाए जाते हैं इनके, जैसे अल्फा, बीटा, गामा, ये जो तुम्हारे एंगल्स हैं, ये सारे के सारे एंगल्स जब बराबर हो जाएंगे तो इस टाइप के क्रिस्टल सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। समझ में आया बच्चों? यस और नो एक बार जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स पर डालिएगा। समझ में आया या नहीं आया? एज लेंथ जब हमारे इस क्यूबॉइड में जब सारी एज लेंथ बराबर हो गई तो क्या हो गया? ये क्यूब हो गया। ज्योमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो क्या हो गया? ये क्यूब हो गया। तो जब ये सारी की सारी एज लेंथ बराबर हो जाएंगी और ये सारे के सारे एंगल्स इक्वल होंगे, और ये एंगल इक्वल होके किसके बराबर होंगे? 90 डिग्री के बराबर होंगे, तो इस टाइप के क्रिस्टल सिस्टम को हम क्या बोलेंगे? क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं।
जो टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम होता है, इस टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम के अंदर जो ए और बी यानी कि जो दो एज लेंथ होती है वो बराबर होती है और थर्ड एज लेंथ इन दोनों से अलग होती है, अनइक्वल होती है। ठीक है बच्चों, लेकिन इसके अंदर भी जो हमारे एंगल्स होते हैं, एंगल बिटवीन द एजेस, ये क्या रहते हैं, बराबर रहते हैं। और किसके बराबर रहते हैं, 90 डिग्री के बराबर रहते हैं। तो ये डिफरेंस होता है क्रिस्टल सिस्टम के अंदर। तो इसी बेसिस के ऊपर ये 7 तरीके के क्रिस्टल सिस्टम हमारे सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, ये डिफरेंस किसके बेसिस पे होता है, एज लेंथ के बेसिस पे और एंगल के बेसिस पे। तो अब इसी तरीके से हमें ये तुम्हें ध्यान रखना है। सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हें एज लेंथ या ये एंगल के ऊपर ज्यादा सवाल, बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है कि तुम्हें सवाल आए, लेकिन जेईई मेंस में जनरली कभी कभी ये पूछ लेता है कि बताओ हेक्सागोनल के अंदर एज लेंथ सारी बराबर होंगी, अनइक्वल होगी या नहीं होगी, या एंगल्स के बारे में एक इंफॉर्मेशन ले लेता है जेईई मेंस लेवल पे, लेकिन सीबीएसई में इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते। ठीक है बच्चों, मैं लिख देता हूं। जो ऑर्थोरोम्बिक होता है हमारा, ऑर्थोरोम्बिक के केस के अंदर हमारी जो तीनों एज लेंथ होती है वो क्या होती है, अनइक्वल होती है, और जो एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अल्फा बीटा गामा हमारा क्या होता है, बराबर होता है 90 डिग्री पे। हेक्सागोनल के केस के अंदर हमारी ए और बी बराबर होती है, दो एज लेंथ बराबर होती है, थर्ड लेंथ अनइक्वल होती है। तो टेट्रागोनल जैसा हो जाएगा, नहीं बिल्कुल भी नहीं होगा। टेट्रागोनल का अपना है, हेक्सागोनल का अपना है। यहाँ पर तुम्हें एंगल सारे इक्वल देखने को मिलेंगे, लेकिन हेक्सागोनल के अंदर तुम्हें अल्फा और बीटा बराबर देखने को मिलेगा, और जो तुम्हारा गामा होगा वो अलग होगा। ठीक है, तो हर जो क्रिस्टल सिस्टम है कहीं ना कहीं एक दूसरे से अलग होगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज लेंथ और एंगल। चलिए आगे चलते हैं। रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल के अंदर सारी जो एज लेंथ होती हैं वो बराबर होती है, और जो सारे एंगल्स होते हैं वो बराबर होते हैं, लेकिन ये सारे के सारे एंगल्स 90 डिग्री नहीं होते, अलग एंगल्स होते हैं। इट मे बी एनी एंगल, या तो 100 होंगे तो मान लो सारे तीनों 100 हो जाएंगे, कुछ भी होंगे तो अलग अलग एंगल्स इसके अंदर पाए जाते हैं। 90 के अलावा बाकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, मोनोक्लिनिक की बात करें तो मोनोक्लिनिक के अंदर हमारी जो एज लेंथ होती हैं वो अनइक्वल होती हैं, और जो एंगल्स होते हैं अल्फा गामा के बराबर होता है विच इज इक्वल टू 90 डिग्री, और जो बीटा होता है वो 120 नहीं होता, इट कैन बी एनीथिंग अदर देन 120। इन शॉर्ट अगर बात करूं तो दो एंगल्स हमारे बराबर होते हैं, थर्ड एंगल अलग होता है। ठीक है, ट्राइक्लिनिक के केस के अंदर हमारी तीनों एज लेंथ अनइक्वल होती है और तीनों एंगल भी अनइक्वल पाए जाते हैं। एक बार ये क्रिस्टल सिस्टम मैंने टेबल बना दी है, हालांकि इस टेबल से रिलेटेड सीबीएसई में क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। बस समझने के लिए तुम्हें पता होना चाहिए कि जो सॉलिड स्टेट है वो 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम में हमें पाए जाते हैं, और ये 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम किस बेसिस पर डिफर करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज लेंथ एंड एंगल बिटवीन द एजेस। इतना समझ में आ गया तो एक बार मुझे चैट बॉक्स पे लिख दो, फिर उसके बाद मैं वेरिएशंस के बारे में बताऊंगा कि ये 14 पॉसिबल वेरिएशंस कहां देखने को मिलती हैं। जल्दी जल्दी बच्चों, एक बार इतना पॉइंट समझ में आ गया तो जल्दी जल्दी लिखो। किस बेसिस पे डिफर होते हैं ये, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज लेंथ एंड एंगल बिटवीन द एजेस। चलो बहुत अच्छी बात है, क्रिस्टल क्लियर। चलो आगे देखते हैं। अब मैंने तुम्हें बताया था कि इन 7 क्रिस्टल सिस्टम के अंदर 14 पॉसिबल वेरिएशंस पाई जाती हैं। अब ये पॉसिबल वेरिएशंस क्या हैं उसके बारे में बात करते हैं। देखिए बच्चों, जो एक जैसे क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम की मैंने बात करी, तो ये जो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम है 3 टाइप की वेरिएशंस होती हैं इसके अंदर। एक होती है हमारी प्रिमिटिव, दूसरी होती है हमारी बॉडी सेंटर में बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं जिसे, और तीसरी होती है हमारी फेस सेंटर। ये क्या होती है इसके बारे में मैं अभी थोड़ी देर बाद डिस्कस करूंगा। बस ये चीज समझ लीजिए कि ये 3 पॉसिबल वेरिएशन इस क्रिस्टल सिस्टम में पाई जाती है। फर्स्ट वन इज प्रिमिटिव, सेकेंड वन इज बॉडी सेंटर, एंड थर्ड वन इज फेस सेंटर। समझ में आ गई या नहीं आ गई? आई होप समझ में आ गई होगी। एक बार मैं बाकियों के लिए भी लिख देता हूं। टेट्रागोनल के केस के अंदर जो हमें पाई जाती, जो वेरिएशंस हमारी पाई जाती है वो कौन सी होती है, प्रिमिटिव होती है और बॉडी सेंटर होती है। ठीक है, ऑर्थोरोम्बिक के केस के अंदर हमारी प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर और एंड सेंटर 4 टाइप की वेरिएशंस हमारी पाई जाती हैं। ये मैं वेरिएशंस लिख रहा हूं यहां पे।
हेक्सागोनल के अंदर सिर्फ प्रिमिटिव पाई जाती है, रोम्बोहेड्रल के अंदर भी सिर्फ प्रिमिटिव पाई जाती है, मोनोक्लिनिक के अंदर प्रिमिटिव और एंड सेंटर्ड दोनों पाई जाती हैं, और ट्राइक्लिनिक में प्रिमिटिव पाई जाती है। अब आप टोटल कीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो टोटल वेरिएशंस हमारी कितनी हो गई? 14। ये 14 वेरिएशंस हमारी टोटल पॉसिबल होती हैं सॉलिड स्टेट के अंदर। इसके अलावा कोई भी वेरिएशन पॉसिबल नहीं है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ये वेरिएशन क्या है, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर और फेस सेंटर, ये मैं अभी डिस्कस करूंगा। बस इतना समझ लीजिएगा कि ये 3 टाइप के वेरिएशन क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के अंदर पाई जाती हैं, और ये सारी वेरिएशन मिला के हमारी कितनी होती है? टोटल 14 वेरिएशंस होती हैं। एक बार फिर से जरा कमेंट बॉक्स पे डालिएगा, समझ में आया तो जल्दी 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 जल्दी। 14 वेरिएशंस हैं हमारी 7 क्रिस्टल सिस्टम की, ठीक है। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, इस चैप्टर के अंदर जिस क्रिस्टल सिस्टम की हमें बात करनी है वो है सिर्फ क्यूबिक, तो हमें इस चैप्टर के अंदर बाकी क्रिस्टल सिस्टम नहीं पढ़ने। कौन सा क्रिस्टल सिस्टम पढ़ना है? क्यूबिक पढ़ना है, और थोड़ा सा हेक्सागोनल की इंफॉर्मेशन लेनी है, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना, ठीक है बच्चों। हमें पढ़ना कौन सा है जो सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है? दैट इज योर क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, दिस इज द पार्ट ऑफ योर सीबीएसई। उसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना, बाकी सारे क्रिस्टल सिस्टम हमें नहीं पढ़ने। वेरिएशंस मैं अभी बताऊंगा कि वेरिएशंस क्या होती हैं, और ये सारे क्रिस्टल सिस्टम किस बेसिस पे डिफर करते हैं, एज लेंथ और एंगल बिटवीन द एजेस। चलो बहुत अच्छी बात है, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब मैं इन वेरिएशंस के बारे में बात करता हूं कि आखिरकार ये वेरिएशंस होती क्या हैं, और ये किस खेत से निकली, आखिरकार क्या रोल होता है, क्यों बनी है, क्यों एग्जैक्टली हम इसके बारे में बात करते हैं। चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्रिमिटिव। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्रिमिटिव। अच्छा, अब यहां से एक चीज मैं पहले क्लियर कर देता हूं, प्रिमिटिव में स्टार्ट कर रहा हूं, लेकिन प्रिमिटिव में किसके लिए बताऊंगा? सिर्फ क्यूबिक के लिए बताऊंगा, क्योंकि हमें पढ़ना कौन सा क्रिस्टल सिस्टम है? सिर्फ क्यूबिक पढ़ना है, ठीक है। तो हम कौन सा शुरू कर रहे हैं? प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। कौन सा शुरू करेंगे? प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल देख लीजिएगा। अब प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल को स्टार्ट करने से पहले तुमने यहां पर एक टर्मिनोलॉजी देखी, यूनिट सेल। अब ये यूनिट सेल किस चिड़िया का नाम है, उससे पहले हम एक बार ये डिस्कस कर लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट सेल एक बार समझ में आ गया तो फिर उसके बाद दिक्कत नहीं आएगी, वरना एक डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों को यहाँ पे हमेशा दिक्कत रहती है कि यूनिट सेल क्या है, क्रिस्टल लैटिस क्या है, और ये डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू जनरली सीबीएसई पूछ लेता है और बच्चे गलत कर देते हैं। ध्यान से सुनो, यूनिट सेल किसकी चीज के बारे में बात कर रहे हैं? जैसा कि मैंने ऊपर लिखा कि क्रिस्टल लैटिस जो है ये रेगुलर अरेंजमेंट होता है पार्टिकल्स का 3 डायमेंशनल स्पेस में। होता है कि नहीं होता? यानी कि जैसे मैंने एक पैटर्न पिछली क्लास के अंदर बनाया था कि अगर एक यहाँ पे एक टाइप का पार्टिकल इस तरीके से मौजूद है, दूसरे टाइप का इस तरीके से, तो एक ऑल्टरनेट पैटर्न तुम्हें यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये क्या हो गया? एक रेगुलर पैटर्न हो गया, एक यूनिफॉर्म पैटर्न हो गया। एक पार्टिकल फर्स्ट पोजीशन पे है तो फिर वो थर्ड पे पाया जाएगा, एंड देन फिफ्थ पे पाया जाएगा। इस तरीके से एक पैटर्न में वो पार्टिकल्स पाए जा रहे हैं, ठीक है। तो यूनिट सेल किसके बारे में बात कर रहे हैं? यूनिट सेल जो कहता है कि ये जो पैटर्न रिपीट होता है ना, ये पैटर्न, अब मैं पार्टिकल की बात नहीं करूंगा, इस पैटर्न के अंदर, इस पूरे सॉलिड स्टेट के अंदर एक ऐसा 3 डायमेंशनल स्पेस होता है जो रिपीटेडली बार बार रिपीट होता है। मतलब एक ही चीज बार बार रिपीट होती है, अभी आएगी एंड देन वही देखने को मिलेगी, एंड देन दोबारा वही देखने को मिलेगी। ये 3 डायमेंशनल क्या होती है? ज्योमेट्री होती है, ना कि कोई पार्टिकल। बात समझ में आई नहीं है? एक 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री जो बार बार रिपीट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिट सेल। कोई भी डाउट यहां पे एक बार चैट बॉक्स पे लिखिएगा अगर कोई डाउट है तो। इट इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस का क्या होता है? बहुत ही स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है जो बार बार रिपीट होता है, विच when repeated in different directions, ठीक है। या फिर इन शॉर्ट बोलूं तो रिपीटेटिव यूनिट ऑफ क्रिस्टल लैटिस।
क्रिस्टल लैटिस के रिपीटेटिव यूनिट को हम क्या बोलते हैं? यूनिट सेल। ठीक है बच्चों, क्रिस्टल लैटिस के रिपीटेटिव यूनिट को हम क्या बोलते हैं? यूनिट सेल। यहां पर एक चीज ध्यान रखना, यूनिट सेल एक रिपीटेटिव 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, ना कि कोई पार्टिकल। पार्टिकल तो रिपीट हो रहे हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन यूनिट सेल क्या है? इट इज अ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री जो बार बार रिपीट हो रही है। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्रिस्टल सिस्टम बोला, क्यूबिक के बारे में मैं बात करूं तो ये जो मैंने क्यूब बनाया है ना, सो दिस क्यूब, इस क्यूब के अंदर कितने पार्टिकल हैं ये चीज मैं नहीं जानता, लेकिन ये क्यूब एक, अगर इस क्यूब को मैं आइडेंटिटी मान लूं तो ये क्यूब बार बार उस सॉलिड स्टेट के अंदर रिपीट होगा। एक बड़े पोर्शन का एक छोटा सा पोर्शन ले लिया, दिस पर्टिकुलर क्यूब इज रिपीटिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन इन द यूनिट इन द क्रिस्टल सिस्टम। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिट सेल। आई होप क्लियर हो गया होगा। जल्दी जल्दी उस पर लिखिए कमेंट बॉक्स पे, यूनिट सेल का मतलब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी जल्दी लिखिए, आगे बढ़ेंगे फिर उसके बाद प्रिमिटिव स्टार्ट करेंगे। यस सर, ठीक है, चलो। तो ये बस ये चीज ध्यान रखिएगा, इट इज अ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री जो बार बार रिपीट हो रही है सॉलिड स्टेट के अंदर। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री जो बार बार रिपीट हो रही है सॉलिड। सलमान 12th ए ध्यान से सुनिए, ये यूनिट सेल क्या होता है? एक 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है। क्या है? 3D ज्योमेट्री। ज्योमेट्री क्या होती है? इट कैन बी स्फीयर, इट कैन बी सिलेंडर, इट कैन बी क्यूब, इट कैन बी हेक्सागन, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो ये एक 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है जो बार बार रिपीट होती है सॉलिड स्टेट के अंदर। अब इस 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, मान लो मैंने क्यूब ले लिया, तो इस क्यूब के अंदर कितने पार्टिकल्स हैं ये मैं नहीं जानता, बट जितने भी होंगे, मान लो अगर 3 पार्टिकल हैं उसके अंदर, उस क्यूब के अंदर, तो वो 3 पार्टिकल, उस क्यूब की जो आइडेंटिटी होगी वो बार बार रिपीट होती जाएगी। एक क्यूब दिखेगा एंड देन दूसरा क्यूब एंड देन तीसरा क्यूब, उसी पैटर्न के अंदर वो बार बार रिपीट होगा सॉलिड स्टेट के अंदर। वो एक रिपीटेटिव यूनिट होती है क्रिस्टल लैटिस की। ठीक है, पार्टिकल्स की बात नहीं कर रहा हूं, यूनिट सेल को पार्टिकल से रिलेट मत करना। एक यूनिट सेल के अंदर कितने भी पार्टिकल्स हो सकते हैं, बस ये एक ज्योमेट्री है। आगे चलते हैं, अगर अभी क्लियर नहीं हुआ तो जब प्रिमिटिव करेंगे तो उससे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए, वॉइस इज लो, बेटा अपना थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा लीजिए अगर वॉइस लो है तो। वॉइस लो है तो वॉल्यूम बढ़ा लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं, प्रिमिटिव क्यूबिक के बारे में बात करते हैं। देखिए, वॉइस लो है तो वॉल्यूम बढ़ा लीजिएगा। आगे चलते हैं हम, यहां पे ध्यान दीजिए। हाँ, ये हमने क्या बनाया? एक यूनिट सेल बनाया, एक क्यूबिक यूनिट सेल, नाम से क्लियर है, क्यूब, क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, क्यूबिक यूनिट सेल। अब ये यूनिट सेल बार बार रिपीट होगा हमारे क्रिस्टल लैटिस के अंदर। अब इस यूनिट सेल के अंदर कितने पार्टिकल्स पॉसिबल है? प्रिमिटिव के केस के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो कौन सी पोजीशन पे लाई करते हैं? हमारे कॉर्नर्स पे लाई करते हैं। ध्यान रखिएगा, पार्टिकल कहां पर लाई करते हैं? पार्टिकल प्रेजेंट at the corner of cubic unit cell। ठीक है, कॉर्नर्स पर लाई करते हैं, क्लियरली लिख रहा हूं, कहां पर लाई करते हैं? कॉर्नर पे। अब ये 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है जिसको मैं पेपर पे बना रहा हूं, तो थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। इसको सबसे पहले अगर तुम्हें इमेजिन करना है तो अपने रूम को इमेजिन करो जहां पर तुम बैठे हो। किसको इमेजिन करो? अपने रूम को। रूम को इमेजिन करोगे, वहां पे तुम देखोगे कि एक रूम की हाइट वाली लाइन दिखाई देगी तुम्हें, और एक रूम की ब्रेड्थ वाली, और एक रूम की लेंथ वाली। ये 3 टाइप की लाइन दिखाई देंगी 3 डिफरेंट एक्सिस पे। ठीक है, इसी तरीके से जो रूम है तुम्हारा, अब रूम के यहां पे मैंने क्या लिखा है? कहां पर एग्जिस्ट करते हैं? हमारे कॉर्नर्स पर एग्जिस्ट करते हैं पार्टिकल्स। अब देखो ये कॉर्नर्स एग्जैक्टली कहां होते हैं? अगर क्यूबिकल रूम के अंदर तुम बैठे हो तो जब तुम मुंडी ऊपर करोगे, अपना सर ऊपर करोगे, तो देखोगे ऊपर तुम्हारी छत है। ठीक है, छत के ये 4 कॉर्नर्स दिखाई देंगे तुम्हें, दिखाई दे रहे हैं 1 2 3 एंड 4। दीज आर दी 4 कॉर्नर्स। ये तुम्हारी छत के कॉर्नर्स होंगे, बिल्कुल जहां पर तीनों एक्सिस मिलती हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्नर्स। ठीक है, ये कॉर्नर्स पर तुम्हें ये छत के ऊपर 4 कॉर्नर्स दिखाई देंगे, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं,
जो तुम जिस जमीन के ऊपर बैठे होंगे, जिस जमीन को देखोगे, तो जमीन पर भी तुम्हें जहां पे 3 एक्सेस मिलेंगी उस पे 4 कॉर्नर्स दिखाई देंगे, 1 2 3 एंड 4। ये एक 2D पेज होता है, तो 2D के ऊपर 3D समझाना थोड़ी दिक्कत होती है। तुम जिस रूम में बैठे होंगे उस रूम को एक बार अपने आंखों से देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि कॉर्नर्स किसे कहते हैं, ठीक है। ये हमारे क्या होते हैं, एक क्यूबिक सिस्टम के अंदर 4 कॉर्नर हमारे छत पे और 4 कॉर्नर हमारे जमीन पर पाए जाते हैं। तो यहां पर तुम्हें कितने कॉर्नर मिलेंगे, टोटल 8 कॉर्नर मिलेंगे। तो एक पार्टिकल तुम्हारा इस कॉर्नर पे मिलेगा, एक पार्टिकल इस कॉर्नर पे मिलेगा, एक पार्टिकल इस कॉर्नर पे, एक पार्टिकल इस कॉर्नर पे, 4 ऊपर वाले कॉर्नर पे और उसी तरीके से 4 नीचे वाले कॉर्नर पे। पार्टिकल्स कहां प्रेजेंट होते हैं, एट द कॉर्नर ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। ये हमारा प्रिमिटिव के लिए है। यहां तक समझ में आया? एक बार मेरे को यस सर लिख के भेजो जल्दी से, फिर आगे बढ़ेंगे। पार्टिकल्स कहां पे मौजूद है, तुम्हारे कॉर्नर्स पर मौजूद है। चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेस मिल रहे हैं, ठीक है ठीक है ठीक है, यस सर, ओके। तो तुम्हारे पार्टिकल्स कहां पर मौजूद हैं, 8 कॉर्नर्स पर 8 पार्टिकल्स मौजूद है। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो गए तुम्हारे, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो गए, डायमंड क्लियर, थैंक यू बच्चे। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहां पर हो गए 8, ठीक है। अब आगे चलते हैं कि ये जो पार्टिकल तुम्हारा कॉर्नर पर है, ये पार्टिकल तुम्हारा पूरा का पूरा उस यूनिट सेल के अंदर तो नहीं होगा, उसका कुछ पोर्शन ही उस यूनिट सेल के अंदर मौजूद होगा, यस और नो। मतलब एक चीज सोच के देखो, कॉर्नर पर है एक बॉल टाइप, ये क्या है तुम्हारी, एक बॉल है। पार्टिकल किस शेप के होते हैं, स्फेरिकल शेप के होते हैं, ठीक है। तो ये स्फेरिकल पार्टिकल जो है अगर कॉर्नर पर मौजूद है तो वो पूरा का पूरा पार्टिकल इस यूनिट सेल के अंदर, इस क्यूब के अंदर तो नहीं हो सकता, उसका कुछ पोर्शन ही उस क्यूब के अंदर होगा, यस और नो। जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी, उसका कुछ पोर्शन ही क्यूब के अंदर होगा, पूरा का पूरा बॉल तो इस क्यूब के अंदर नहीं होगा। दिख रहा होगा तुम्हें जैसे मैंने बनाया, ये बाहर भी है कुछ पोर्शन इस क्यूब के और कुछ पोर्शन इस क्यूब के अंदर है, ठीक है। अब ये सवाल उठता है कि कितना पोर्शन इस पार्टिकल का इस क्यूब के अंदर है, ये तुम्हें थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। सोचिए एक बार, जरा ध्यान लगा के सोचते हैं। इस क्यूब के साथ में, एक सोच के देखो, इस क्यूब के साथ में एक और क्यूब होगा, होगा कि नहीं होगा? बहुत अच्छी बात है, सुजल जा तुम्हें आता है। एक बार बाकी बच्चों के बारे में भी देख लेते हैं, उन्हें कितना आता है। देखिए इस क्यूब के साथ में एक क्यूब और होगा, बना के देखने की कोशिश करते हैं, अगर मैसी ना हो तो ट्राई करते हैं। अब मैं इस पार्टिकल की बात कर रहा हूं, इसके बारे में हम बात करेंगे कि इसका कितना पोर्शन, जितना इसका होगा बाकी सबका भी उतना ही पोर्शन होगा, ठीक है। इस क्यूब के साथ में एक क्यूब और है, तो ये क्यूब इस क्यूब के अंदर भी प्रेजेंट है कि नहीं है? थोड़ा सा इस क्यूब के पीछे वाली साइड पे, इसके पीछे वाली साइड पे, यानी कि इस साइड पे भी एक क्यूब होगा। एरो से बना देता हूं, ये क्यूब्स आप लेके अगर घर पे ट्राई कर सकते हो तो वहां पे और अच्छे से समझ में आएगा। इस क्यूब के पीछे एक क्यूब और होगा और इस क्यूब के पीछे भी एक क्यूब और होगा। तो ये जो पार्टिकल है इस क्यूब में, इस क्यूब में, इसके पीछे वाले क्यूब में और इसके पीछे वाले क्यूब में, 4 डिफरेंट क्यूब्स में भी मौजूद होगा, होगा कि नहीं होगा? यस और नो? ध्यान से देखिए, एक ये वाला पार्टिकल इस क्यूब में भी होगा, इस क्यूब में भी होगा, इसके पीछे जो एक क्यूब होगा उसमें भी होगा और इस क्यूब के पीछे जो क्यूब होगा उसमें भी होगा। इन चारों क्यूब के अंदर मौजूद होगा। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखिए यस और नो। चारों क्यूब में मौजूद होगा, एक क्यूब ये, एक क्यूब ये, इसके पीछे वाला एक क्यूब और इसके पीछे वाला एक क्यूब, टोटल 4 क्यूब होंगे, ठीक है। 4 क्यूब ये इस वाले पे होंगे और 4 क्यूब एग्जैक्टली इसके ऊपर भी होंगे। ध्यान से सुनिएगा, ये 4 क्यूब है अगर तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। एक क्यूब यहां पे, एक क्यूब यहां पे, 1 2, इट्स लाइक 1 2 3 एंड 4। ये 4 में अगर एक पार्टिकल हमारा मौजूद है तो 4 जो एग्जैक्टली इसके ऊपर होंगे उसके ऊपर भी तो मौजूद होगा कि नहीं होगा? हाँ हर्ष, ठीक है, दोबारा बोलते हैं, एक बार ध्यान से सुनिएगा। एक बार मेरे शब्दों को ध्यान से सुनिए, अपने ईयरफोन्स को कान के अंदर बिल्कुल घुसेड़ लीजिए, समझ में ना आए बार बार पूछिए, सब बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इस पार्टिकल के बारे में बात करते हैं। ये जो पार्टिकल है इस क्यूब के अंदर मौजूद है, ठीक है। फर्स्ट, ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट क्यूब, ठीक है, एक इस क्यूब के अंदर मौजूद है, ठीक है। दूसरा,
यही वाला पार्टिकल जिसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, यही वाला पार्टिकल इस क्यूब के अंदर भी मौजूद होगा कुछ पोर्शन इसका। अपने रूम को इमेजिन करिए, रूम के एक कॉर्नर को पकड़िए और ये इमेजिन करिए कि उस कॉर्नर पर हमारा एक पार्टिकल मौजूद है। तो वो पार्टिकल, उस पार्टिकल का कुछ हिस्सा तुम्हारे रूम के अंदर होगा, उसके साथ वाले रूम में भी होगा, ठीक है, इसके पीछे वाले, एग्जैक्टली पीछे वाले रूम में भी होगा कि नहीं होगा, और एग्जैक्टली इसके पीछे वाले रूम में भी होगा। तो 4 डिफरेंट रूम्स के अंदर ये पार्टिकल बटा हुआ होगा, है कि नहीं? 4 यहां पर बटे हुए होंगे और 4 इसी लेंथ के अक्रॉस जो ऊपर क्यूब बनेंगे एग्जैक्टली उन चारों क्यूब के अंदर भी ये पार्टिकल बटा हुआ होगा। तो टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने हो जाएंगे जिसमें ये पार्टिकल बटा होगा? 8। टोटल 8 क्यूब्स के अंदर, 8 कमरों के अंदर ये पार्टिकल बटा हुआ होगा। एग्जैक्टली पार्टिकल 8 रूम्स में होगा। बिल्कुल सही नितिन, समझ में आ गई? यस और नो? जल्दी जल्दी लिखिएगा। टोटल कितने रूम्स में ये बटा होगा? 8 रूम्स में ये बटा हुआ होगा। यस सर, बहुत बढ़िया हर्ष। चलिए आगे चलते हैं। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे, अब हमने ये वाला स्टडी किया, ठीक है, इस पार्टिकल को 8 रूम में अगर हमारा बटा हुआ है, यस सर, ठीक है। अब यहां पे देखिए, ये पार्टिकल, इस पार्टिकल के बारे में देखते हैं। ये पार्टिकल अगर हमारा 8 रूम्स में बटा हुआ है तो इस पार्टिकल का कितना हिस्सा एक रूम के अंदर होगा? 1/8। यस और नो? कितना हिस्सा इस रूम में होगा? 1/8 होगा कि नहीं होगा? जल्दी जल्दी। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल यहां पे कितनी? 1/8, ठीक है। तो अब यहां पे ध्यान से देखिए, हमारा 1/8 पार्टिकल का 1/8 पोर्शन एक क्यूब के अंदर है। कितना पोर्शन प्रेजेंट इन 1 क्यूब? पोर्शन प्रेजेंट इन 1 क्यूब, ठीक है। इनटू में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं? ऐसे 8 पार्टिकल्स हैं। ये हमारे क्या हो गए? टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। अब तो टोटल एग्जैक्टली अगर मैं बात करूं कि एक सेल के अंदर, एक प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर कितने पार्टिकल्स होंगे, तो यहां पे हमारा कितना आएगा? 1। कितना आएगा यहां पे हमारा? 1/8 × 8 = 1। तो यानी कि एक यूनिट सेल के अंदर कितने पार्टिकल मौजूद होंगे? 1 पार्टिकल मौजूद होगा ओवरऑल। क्लैरिटी आई? कितने पार्टिकल मौजूद होंगे? 1 पार्टिकल मौजूद होगा। देख लो एक बार, समझ लो। यहां पर अगर कोई भी डाउट हो तो तुम पूछ सकते हो। जल्दी 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 कमेंट बॉक्स में लिखिए समझ में आया नहीं आया, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इसी का हम एक बार ये पैकिंग एफिशिएंसी भी साथ साथ देखेंगे। पैकिंग एफिशिएंसी, चलो देखते हैं आगे। टोटल पार्टिकल्स कितने हो गए इस क्यूबिक सेल के अंदर? एक पार्टिकल हो गया। अब पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में बात करते हैं थोड़ी सी। देखो पैकिंग एफिशिएंसी हमारी क्या होती है? ये होती है हमारी कि मतलब देखो, ये हमारा एक यूनिट सेल है। इस यूनिट सेल के अंदर 2 चीजें मौजूद है। पार्टिकल का साइज सेम, हर पार्टिकल का साइज सेम ही होगा बेटा, सेम पार्टिकल ही है, पार्टिकल रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। हर पार्टिकल का साइज सेम होगा। मैं बोलूं N2 है, N2 का मैंने सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट किया, तो N2 अगर एक मॉलिक्यूल मैंने लिया तो वो बार बार N2 ही तो रहेगा, N2 बदल के O2 तो नहीं हो जाएगा। तो अगर एक N2 रहेगा तो उसका पार्टिकल साइज भी सेम रहेगा, तो वो हर पार्टिकल का साइज सेम रहता है, ठीक है। अब यहां पे बात करते हैं एक बार पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में। ध्यान से देखिए, पैकिंग एफिशिएंसी एग्जैक्टली हमारी क्या होती है? देखो एक क्यूब के अंदर, ध्यान से सुनो, एक क्यूब के अंदर 2 चीजें होती है। एक तो हमारा पार्टिकल प्रेजेंट होता है और दूसरी उस क्यूब के अंदर होती है वॉइड्स, यानी कि खाली स्पेसेस। क्या होती है? खाली स्पेसेस। अब सॉलिड स्टेट में जो पार्टिकल है, चाहे जितना भी क्लोज आ जाए, कितना भी चिपक जाए, लेकिन कुछ ना कुछ तो वॉइड्स रहेंगे ही रहेंगे, खाली स्पेसेस रहेंगे रहेंगे। ऐसा तो है नहीं कि वो बिल्कुल अंदर ही घुस जाएंगे पार्टिकल एक दूसरे के, चिपक ही तो रहे, बॉन्डिंग बना रहे। खाली स्पेसेस जो वॉइड्स रहेंगे वो तो एग्जैक्टली बिल्कुल प्रेजेंट होंगे ही होंगे। यस और नो? चलो, तो जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है, पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब होता है जैसे कि तुमने एक टोकरी ली, उस टोकरी के अंदर तुमने फल डालना शुरू किया, तो जैसे तुमने उस टोकरी के अंदर फल डालना शुरू किया, अब उस टोकरी के अंदर फल होंगे और खाली स्पेसेस होंगे। तो जितने ज्यादा फलों से तुम उस टोकरी को भर दोगे तो उतनी ज्यादा क्या होगी उस टोकरी की पैकिंग एफिशिएंसी।
बात समझ में आई? जितने कम खाली स्पेसेस होंगे और जितने ज्यादा फल होंगे तो उतनी हाई क्या होगी तुम्हारी पैकिंग एफिशिएंसी की, मतलब पूरे अच्छे तरीके से भर दिया, यानी कि टोकरी का उतना पोर्शन हमने यूज कर लिया। तो इस यूनिट सेल का ये पैकिंग फ्रैक्शन के बारे में बात करूं तो या पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में बात करूं तो जो यूनिट सेल का कितना पोर्शन हमने पार्टिकल्स से भर दिया वो क्या रिप्रेजेंट करता है, उसकी पैकिंग एफिशिएंसी। क्लैरिटी आई या नहीं आई? पैकिंग एफिशिएंसी हमारी क्या होती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ यूनिट सेल divide by total, sorry, number of particles in a unit cell, ये सॉरी इसमें ये आएगा वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, ये लिखना है यहाँ पे वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल्स इन यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। जल्दी जल्दी समझ, जल्दी जल्दी टेक्स्ट करो, यहाँ पे समझ में आया या नहीं आया, फिर आगे बढ़ेंगे। वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाइड है पार्टिकल्स के द्वारा डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। रिपीट, चलो ध्यान से सुनो, मैंने तुम्हें टोकरी का एग्जांपल दिया, टोकरी के अंदर तुमने फल डाले, क्या डाले, फल डाले, फल खाना नहीं डालने हैं सिर्फ, ठीक है, फल डालते डालते तुमने क्या किया, उस फलों टोकरी को फलों से भर दिया। अब उस टोकरी के अंदर फलों के अलावा कुछ ना कुछ खाली स्पेसेस तो बचेंगे, बचेंगे, बिल्कुल बचेंगे। तो वो जो खाली स्पेसेस होते हैं वो क्या होते हैं तुम्हारे, कहीं ना कहीं वॉइड्स होते हैं, वो एफिशिएंसी को डिक्रीज करते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी क्या रिप्रेजेंट करती है कि तुम्हारे कितने कम खाली स्पेसेस हैं, जितने कम खाली स्पेसेस होंगे, खालीपन कम होगा, उतनी ज्यादा तुम्हारी क्या होगी पैकिंग एफिशिएंसी। वो किसके बराबर होती है कि तुमने वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई किया बाय द पार्टिकल्स, पार्टिकल्स ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, कि हमारा जो यूनिट सेल है यानी कि जो हमारा क्यूब है उसका टोटल वॉल्यूम कितना होगा। समझ में आया या नहीं आया? टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ये होती है हमारी पैकिंग एफिशिएंसी। चलिए आगे चलते हैं, ये एग्जैक्टली हम निकालेंगे कैसे। क्लास का टाइम ऑलमोस्ट होने वाला है, 2 मिनट बचे हैं। ये टास्क मैं तुम्हें घर के लिए दूंगा, नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे पैकिंग एफिशिएंसी को और डिटेल के अंदर। ये तुम्हारे क्या है, पार्टिकल्स हैं, यहाँ पे एक बार दोबारा बना देता हूँ, 8 कॉर्नर्स पे 8 पार्टिकल्स, ठीक है, 8 कॉर्नर्स पे तुम्हारे क्या है, 8 पार्टिकल्स। वॉल्यूम ऑफ 1 पार्टिकल कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ 1 पार्टिकल, जो पार्टिकल है उसकी ज्योमेट्रिकल शेप क्या है, इट इज अ स्फेयर, क्या है ये, स्फेयर, और स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये क्या हो गया तुम्हारा पार्टिकल का वॉल्यूम। और टोटल वॉल्यूम तुम्हारा क्या होगा यहाँ पे, टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, सिंस इट इज अ क्यूब, क्या है तुम्हारा ये क्यूब है, तो क्यूब की अगर मैं बात करूं, क्यूब की अगर मैं बात करूं, ये तुम्हारी एज लेंथ है, तो ये किसके बराबर होगी, टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ए क्यूब के बराबर होगी। समझ में आया या नहीं आया? ये किसके बराबर होगी, ए क्यूब के बराबर होगी। अब इन दोनों के बीच में हमें क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है। क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है। देखो ये जो पार्टिकल्स होते हैं यूनिट सेल के अंदर, मैं यहां पर इस तरीके से ड्रॉ नहीं कर सकता, ये पार्टिकल्स आपस में क्या करते हैं, टच करते हैं। क्या करते हैं, ये दोनों पार्टिकल आपस में टच करते हैं। ऐसा नहीं होता कि इन दोनों के बीच में कोई स्पेस होता है यूनिट सेल के अंदर, ठीक है। तो ये जो टच करते हैं, तो इससे तुम एक रिलेशन डेवलप कर सकते हो। इस स्फेयर का जो रेडियस होगा, ध्यान से देखो, इस स्फेयर का जो रेडियस होगा तुम्हारा r, वो किसके बराबर होगा, 2r किसके बराबर होगा, यहां पर a के बराबर होगा, दैट इज द एज लेंथ। ये r है तुम्हारा, ये r है, और ये तुम्हारा क्या होगा, एज लेंथ होगा। तो ये 2r किसके बराबर होगा, a के बराबर होगा। मैं यहीं पे क्लास खत्म करता हूं। इस 2r को जब तुम a के बराबर करोगे, यहां पर कोई भी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना और इस फॉर्मूले के अंदर पुट करना, और मुझे बताना नेक्स्ट क्लास के अंदर कि तुम्हारी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आई। समझ में आया बच्चों? क्लियर है, समझ में आया? चलो, पैकिंग फ्रैक्शन, हाँ ठीक है, इसको क्या करना है, तुम 100 से मल्टीप्लाई कर देना, इससे तुम पैकिंग एफिशिएंसी निकाल सकते हो। और पैकिंग फ्रैक्शन के अंदर तुम 100 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। चलो ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे, क्लास अभी यहीं खत्म करते हैं। ओके।